नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात कर ली थी कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है और एनएडीपीएच का निर्माण कैसे होता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो ईटीएस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करते हुए जा रहे हैं वहाँ पर एटीपी का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए एनसीईआरटी में एक प्रोसेस दी गई है जिसका नाम है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी रसोपरासरणी संकल्पना, और इसी को बोलते हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि ये प्रोटोनों की वजह से बनेगी। प्रोटोनों की वजह से उच्च विभव से निम्न विभव के बीच में प्रोटोनों की सांद्रता बन जाएगी, है ना। उस वजह से ये होती कहाँ पर है? ये होती है थाइलेकोइड की ल्यूमेन और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है ना, उसके बीच में प्रोटोनों की सांद्रता बनने की वजह से होता है। और ये दी थी किसने? पीटर मिशेल ने दी थी। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो हमको इसका एक एक पॉइंट आराम से देखना है। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, यानी कि इसमें 3 स्टेप्स दे रखा है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए। अब ये हमने बनाई है एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर। ये क्या है? थाइलेकोइड। ये दो इसकी झिल्ली है थाइलेकोइड की। ये थाइलेकोइड की बाहर की साइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो मैट्रिक्स है वो है। और ये इसका अंदर की साइड है ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब कि इस थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर जो है ना अवकाश, वो है ल्यूमेन। अब इस थाइलेकोइड की झिल्ली पे अपने को पता है कि PS1 और PS2 दोनों लगे हुए होते हैं, और इनसे होकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तब क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि वो एटीपी कैसे बनने वाला है। सबसे पहले क्या होता है भाई कि सूर्य का प्रकाश आएगा PS2 के पास, क्योंकि पहले PS2 काम करेगा, उसके बाद में PS1 काम करने वाला है। तो PS2 के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा, वो फोटोन आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले जल अपघटन होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं पहले वाले को वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जल का अपघटन होगा, या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो इन दोनों में से कुछ भी दे, तो ये वाली प्रोसेस ही है। अभी यहाँ पर जल का अपघटन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन बाहर निकली। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता हुआ इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है ना, जो फियोफाइटिन, उसके पास जाएगा। तो ये फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इलेक्ट्रॉन वाहक जो प्लास्टोक्विनोन होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? ये हाइड्रोजन का वाहक भी है और इलेक्ट्रॉन का वाहक भी है। तो ये हाइड्रोजन का वाहक है, तो स्ट्रोमा में H+ उठाएगा और इसको ल्यूमेन के अंदर लाके डाल देगा। यानी कहाँ से उठाया? स्ट्रोमा से उठाया और ल्यूमेन के अंदर H+ को लाकर डाल दिया। अब ये प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर वहां से जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से चला जाएगा ये PS1 के पास या P700 के पास। यहाँ पर ये देखो, बाहर से स्ट्रोमा से प्लास्टोक्विनोन लेकर आया है हाइड्रोजन को, और यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर लाकर हाइड्रोजन को H+ आयन को छोड़ दिया। अब PS1 के पास क्या आएगा? प्रकाश आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, FeS के पास जाएगा, FeS से फेराडोक्सिन के पास जाएगा, और फेराडोक्सिन से NADPH रिडक्टेज के पास जाएगा, जो कि कहाँ पर है? अपने को इसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए कि NADPH रिडक्टेज कहाँ पर होता है। वो होता है स्ट्रोमा की साइड, है ना, स्ट्रोमा की साइड होता है। यहाँ पर ये क्या करेगा? H+ लेगा स्ट्रोमा से और NADP के साथ मिलके NADPH+ का निर्माण कर देगा। अब इसमें अपने को क्या है, 2-3 चीजें अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है इस ईटीएस के थ्रू। ईटीएस में एक तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रोमा से H+ को अंदर कौन लेकर आ रहा है? प्लास्टोक्विनोन लेकर आ रहा है। यानी यहाँ पर H+ बढ़ता जा रहा है। H+ बढ़ता जा रहा है मतलब कि pH घटता जा रहा है। यही तो है ना कि H+ बढ़ेगा, ल्यूमेन में H+ बढ़ेगा तो pH घटेगा। और बाहर की साइड वैसे ही H+ कम हो रहा है, क्योंकि ये लेकर आ रहा है प्लास्टोक्विनोन, और उसके साथ ही NADPH बनता जा रहा है, उसकी वजह से भी H+ कम होता जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में एक सांद्रता प्रवणता बन जाएगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगी। अगर ये नहीं बनती तो एटीपी का फॉर्मेशन ही नहीं होता। अब क्या होता है, इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर एटीपी सिंथेज एंजाइम लगा होता है, जिसमें थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर की तरफ तो होता है CF0 का। ये क्या करता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है CF0, और इससे बाहर की साइड लॉन्गिट्यूडनल कौन होता है? CF1। ये एटीपी सिंथेज का वह है स्ट्रक्चर। अंदर की साइड CF0 होता है, स्ट्रोमा की साइड होता है CF1। यहाँ से होकर अपना जो H+ है वो उच्च सांद्रता प्रवणता से, नहीं, हाई सांद्रता यहाँ पर है, ज्यादा सांद्रता यहाँ पर है, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। यहाँ से H+ जाएगा स्ट्रोमा की तरफ, और यहाँ से होकर जैसे ये तेजी से बाहर जाएगा
तो ये एटीपी सिंथेज का कॉम्प्लेक्स टूटेगा और यहाँ पर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें हमको यही देखना था कि एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी ये एटीपी है, वो जो NADPH बना था, ये CO2 और जल के साथ मिलकर क्या करवाएंगे, डार्क रिएक्शन वाला पार्ट करवाएंगे। लाइट रिएक्शन वाला पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। इसमें हमको स्पेशली दो चीजें ध्यान रखनी है कि सांद्रता प्रवणता कहाँ से कहाँ के बीच में बनती है। ल्यूमेन से लेके थाइलाकोइड के बीच में बनने वाली है, ल्यूमेन से लेके स्ट्रोमा के बीच में बनने वाली है। और ये जो जल का अपघटन होता है PS सेकेंड कॉम्प्लेक्स के नीचे, जो जेड स्कीम बनती है उसमें PS सेकेंड के नीचे जल का अपघटन होता है। ये अपने को बात पहले से पता है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो ये जो H+ और इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो कहाँ पर मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं ETS के अंदर जा रहे हैं, और जो H+ बन रहा है ना वो इस ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और ये जब इकट्ठा होगा, प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन लेकर ये H+ लेकर आएगा, NADPH+ यहाँ पर H+ को कम करेगा, तो कंपेरेटिवली यहाँ पर H+ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सांद्रता प्रवणता बनेगी और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें 3 प्रोसेस हुई। सबसे पहले ऑक्सीजन विमुक्त हुई, ये देख रहे हो ऑक्सीजन विमुक्त हुई, फिर ETS चला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो इस ETS के थ्रू चला, और लास्ट में क्या हुआ, NADPH का रिडक्शन हुआ, NADP का रिडक्शन हुआ। ये देखो रिडक्शन कहाँ हुआ, स्ट्रोमा की साइड में हुआ। उसके बाद में एटीपी सिंथेज एंजाइम ने एटीपी का फॉर्मेशन इस सांद्रता प्रवणता के अनुसार कर दिया। वीडियो अच्छा लगा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।